नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र की। दरअसल यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र लगातार अपनी तस्वीर साझा कर रहे हैं और वहां के हालात बता रहे हैं। गोड्डा के महागामा के रहने वाले दानिश ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि सुबह 4 बजे 3 बार सायरन बजाया गया और उन्हें बंकर में जाने को कहा गया। उन्हें ये कहा गया कि आप अपने बिल्डिंग के नीचे बंकर में चले जाएं, जिसके बाद से लगातार स्टूडेंट्स बंकर में रह रहे हैं। बॉम्ब गिराने का तो सिचुएशन ऐसा है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ के राजधानी कीव में बहुत बार हमले किए गए और जितने भी ईस्ट साइड पे सिटीज है वहाँ पे बहुत ज्यादा भयावह माहौल हो गया है। सुबह के 4 बज रहे हैं और इस वक्त हम अभी बंकर में हैं। हमें 4 बजे सायरन की आवाज़ आई और 3 सायरन हमने सुना। उसके बाद हमें गाइडलाइन दिया गया था कि आपके बिल्डिंग के नीचे बंकर होगा, आप वहां जाके छिप सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी बंकर में हैं, तो आपको स्टेटस दे रहे हैं हम। यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है और सब कुछ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार बंकर के अंदर रहने को मजबूर हैं ये छात्र और उन्हें चेतावनी सायरन के द्वारा दी गई। 3 बार ये सायरन की ध्वनि उन्हें सुनाई दी, जिसके बाद ये उन्हें मानना पड़ा कि अब उन्हें बंकर के अंदर ही रहना होगा। और वहां पर जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है और वहीं पर ये सभी रहने को मजबूर हैं। बॉम्ब गिराने का ऐसा थ्रेट हो और इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हम यहाँ पे 4 भारतीय दोस्त हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ये बंकर है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है और सब कुछ है और अभी लोग जा रहे हैं पर खतरा कम नहीं। ये हमारा बंकर है जिसमें हम रुके हुए हैं अभी। बॉम्ब गिराने का ऐसा। और इस वक्त हमारे साथ यूक्रेन में फंसे गोड्डा के छात्र दानिश सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दानिश, किस किस तरह की परेशानी आपको हो रही है और ये 3 बार जो सायरन की आवाज आप सभी को सुनाई दी और उसके बाद बंकर में जाना पड़ा, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? ये हालात बिल्कुल ही खराब है, हम बता नहीं पा रहे हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पे अगर इवैक्यूएशन जल्दी नहीं किया गया हम लोग बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम किसी भी तरह की मदद नहीं पा रहे हैं और बहुत परेशानियां हैं यहाँ पे। हम बॉर्डर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। जी दानिश, हमें इस बात की जानकारी दें क्योंकि परेशानी काफी ज्यादा है और अचानक से इस तरह की परिस्थिति सामने आ गई है। ऐसे में अब आप क्या कुछ सोच रहे हैं, किस प्रकार आपको मदद पहुंचाई जा सकती है, क्या आप अपील करना चाहेंगे? पहली अपील ये करते हैं कि हम जिस भी शहर में हैं वहां से हमको बॉर्डर पे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए ताकि हम अपने देश सुरक्षित पहुंच पाए। जी। और दूसरा अपील ये है कि हमारे आसपास, हम यहाँ पे जिस शहर में है यहाँ पे लगभग 1000 भारतीय स्टूडेंट हैं और ये लोग इस तरह महसूस कर रहे हैं कि उसका अब हम बयान नहीं कर सकते हैं। अभी हमें थोड़ी देर पहले खबर आया कि हमारे लिए कोई ट्रेन का इंतजाम किया गया है, ट्रेन यहाँ से बॉर्डर की तरफ जाएगी जी। उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे को ले जाया जाएगा। फर्स्ट ईयर के बच्चे और सेकंड ईयर के बच्चे दौड़े भागे रेलवे स्टेशन पे गए और वहां पे नोटिस आया कि बॉर्डर क्लोज हो गया है, आप लोग वापस जाइए। बच्चे मायूस हताश वापस आए हैं। इस तरह का माहौल है कि हम पिछले 60-70 घंटे से 4 घंटे 3 घंटे सोकर काम चला रहे हैं। दानिश, वाकई परेशानी बहुत ज्यादा है, स्थिति भयावह है, खाने पीने का इंतजाम भी वहां पर नहीं हो पा रहा। इसके अलावा आपके साथ इस वक्त और कितने छात्र वहां पर फंसे हुए हैं? क्योंकि बंकर की बात आपने कही कि ये सायरन बजे और उसके बाद आपको तुरंत बंकर में जाना पड़ा। क्या इस वक्त कुछ और लोग वहां पर मौजूद हैं? यहाँ पर जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे मेरे साथ
3 और लोग रह रहे हैं, हम लोग 4 लोग हैं। मेरे बिल्डिंग के नीचे ही बंकर है। जब भी सायरन की आवाज आती है, हमें जो हमारा बैग, हमने एक छोटा बैग पैक कर रखा है, उसमें कुछ खाने का सामान, 1-2 कपड़े, हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट हमने रख रखा है, उसको उठाकर हम तुरंत बंकर में जाते हैं। जब तक हमें फर्दर नोटिस नहीं मिलता है कि आप सेफ है, वापस आप अपने घर जा सकते हैं। जी। यहाँ पे जब पहली बार हमने सायरन सुना तो हमारा दिल दहल गया, क्योंकि हमने ऐसा कभी सुना ही नहीं था। तो दानिश, ये सायरन के जरिए किस तरह की चेतावनी आपको दी जा रही है? चेतावनी ये है कि 3 लंबे टोन का सायरन अगर आएगा तो ये रेड अलर्ट है। जी। रेड अलर्ट है। 3 लंबे सायरन अगर आप सुन रहे हैं तो ये रेड अलर्ट है। आपको अपने एक सुरक्षित जगह पे जाना है, जहां पे आप, अगर कोई हमला होता है जिससे आप को परेशानी हो सकती है, उससे आप बच सकते हैं, ऐसे जगह पे आपको जाना है। और उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद, या फिर 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद हमें 2 छोटे सायरन की आवाज आती है, जो हमें बताता है कि अभी नॉर्मल है सिचुएशन, आप अपने कमरे में जा सकते हैं। तो इस वक्त इस बात की भी जानकारी मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं आप सबके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं और जल्द ही आप सभी को वहां से सुरक्षित अपने देश वापस लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दानिश, तमाम जानकारी के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से इन समस्याओं का हल निकाला जा सके, आपकी अपील पहुंचाई जा सके और जल्द से जल्द आप सभी सुरक्षित अपने देश वापस लौट सके। वहीं लोहरदगा के 2 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर इनके माता पिता और परिजन काफी ज्यादा चिंतित हैं। लोहरदगा पतराटोली निवासी उर्मिला कुमारी मेडिकल फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, जो नवंबर 2021 से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है। उर्मिला अपने परिवार की पहली लड़की है जो पढ़ाई करने विदेश गई। वहीं लोहरदगा निवासी प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक भूवाल चौधरी और विभा देवी का बेटा संदीप कुमार चौधरी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। संदीप की मां का रो रो कर बुरा हाल है और अपने बेटे की वतन वापसी की वो लगातार गुहार लगा रही है। 2021 में 11वां महीना में गया और अभी बातचीत हुआ है, बोल रहा है कि वहाँ गवर्नमेंट व्यवस्था में है भेजने के इंडिया, और हम लोग कहेंगे कि 18,000 बच्चे फंसे हुए हैं। 21 को गई है MBBS के पढ़ाई के लिए, और अभी तो वहाँ का जो हालात है काफ़ी बिगड़ गया है। हम लोग जो न्यूज़ में देख रहे हैं, अब सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जैसे भी हो हमारे बच्चे को सकुशल घर तक लाने का कार्य करे। वहीं राजधानी रांची में आज बड़े नक्सली ने सरेंडर कर दिया। 25 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलियों के लिए इससे बड़ा झटका माना जा रहा है। झारखंड में बड़े नक्सली का सरेंडर, 25 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर। बिहार झारखंड में 25 से ज्यादा केस। ये तस्वीर है रांची की, जहां 25 लाख का इनामी नक्सली विमल यादव उर्फ राधे श्याम उर्फ उमेश यादव सरेंडर कर रहा है। नक्सलियों के खिलाफ इससे बड़ी सफलता मानी जा रही है। भाकपा माओवादी के SAC के सदस्य विमल यादव ने झारखंड पुलिस और CRPF अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवादी संगठन है जो इन्होंने 90 के दशक में इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके विभिन्न एक्टिविटीज के साथ ये जुड़े थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि संगठन पूर्ण रूप से सिद्धांतों से भटक गया है। संगठन में चारों तरफ शोषण किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीणों का हो या उनके संगठन के सदस्यों का हो, औरतों का हो, बच्चों का हो। केवल शोषण और शोषण ही संगठन में बचा है। वो जो भ्रमित पथ था, भले ही ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसको छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। और इनको देर से ही सही, बट ये चीज़ समझ में आया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं।
और आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से, मैं और भी जो नक्सल लीडर्स हैं या दस्ता है उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी उस पथ को छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने परिवार और इसकी उन्नति में साझा कीजिए अपना योगदान। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली विमल यादव ने सरेंडर किया। नक्सली विमल यादव भाकपा माओवादी के सैक का मेंबर था। सैक मेंबर भाकपा माओवादी संगठन में सीनियर माना जाता है। नक्सली विमल यादव पर झारखंड और बिहार में 25 से ज्यादा केस हैं। विमल पर जहानाबाद, मसौढ़ी, बोरेसाड़, चंदवा, छिपादोहर, भंडार और तमार में मामले दर्ज हैं। नक्सली विमल यादव का गढ़ बूढ़ा पहाड़ था। विमल यादव साल 2005 में भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर था। 2009 में विमल यादव जोनल कमांडर बना। 2019 में उसने प्लाटून का चार्ज लिया था। सरेंडर करने के बाद नक्सली विमल यादव ने बताया कि भाकपा माओवादी संगठन अपने सिद्धांतों से भटक गया है। संगठन के सदस्यों और ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। संगठन अब महज लेवी कलेक्शन का माध्यम रह गया है। जो पार्टी के जो पहले से जो 1995-96 से लेकर आज तक मैं पार्टी का काम किया और पहले जो पार्टी का लाइन था, नीति था, सिद्धांत था, जिस तरह से काम होता था वो अब पार्टी के अंदर में नहीं रहा। झारखंड सरकार का सिलेंडरी पॉलिसी बहुत अच्छा है। ये झारखंड सरकार के सिलेंडरी पॉलिसी से मैं प्रभावित होकर सिलेंडर कर रहा हूँ। जो खून खराबा के रास्ता पर जो लोग चल रहे हैं उन युवाओं से आग्रह मैं करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि झारखंड सरकार का जो सिलेंडरी पॉलिसी है वो बहुत अच्छा है और इस सरकार का सिलेंडरी पॉलिसी का लाभ उठावे। विमल यादव के सरेंडर करने के बाद झारखंड में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। पिछले 2 दशकों से एक्टिव मेंबर के आत्मसमर्पण करना नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने का एक बड़ा संदेश है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार के गया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गया औरंगाबाद की सीमा पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में कोबरा के 2 जवान घायल भी हुए हैं और ये पूरा मामला गया के छक्करबंदा का है। इसी जंगल में ये पूरा ब्लास्ट हुआ। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार के गया से बता रहे हैं, जहां पर कोबरा के 2 जवान घायल हुए हैं। गया औरंगाबाद की सीमा पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में कोबरा के 2 जवान घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं। गया के छक्करबंधा जंगल में ये ब्लास्ट हुआ। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था और इसी दौरान ये ब्लास्ट की घटना घटी है। वहीं जामताड़ा के वीरगांव में नाव हादसे की विस्तृत रिपोर्ट लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सीएम हेमंत सोरेन से मिले। घटना को लेकर इरफान अंसारी भावुक हो गए। इरफान अंसारी ने कहा कि 18 साल में बीजेपी ने पुल नहीं बनाया, अब मैं वहां पुल बनाऊंगा। इरफान अंसारी ने पीड़ितों के लिए मुआवजे और पुल के जल्द निर्माण को लेकर अपनी बातों को मजबूती से रखा। इरफान अंसारी की मांग पर सरकार ने सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं जामताड़ा के बीरगांव में बराकर नदी पर हुए नाव हादसे के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रशासन और एनडीआरएफ के हाथ खाली हैं। अब तक किसी की भी बरामदगी नहीं की जा सकी है। बीती रात से लेकर आज शाम तक देवघर एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही स्थानीय गोताखोरों ने भी नाव की मदद से तलाशी अभियान चलाया। देर शाम को रांची एनडीआरएफ की एक और टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद डूब गए लोगों की बरामदगी अब तक नहीं की जा सकी। कल सुबह पटना से एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंचेगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। 24 घंटे बाद भी प्रशासन के हाथ खाली है दुर्भाग्यवश, लेकिन अब ये कोशिश लगातार जारी है और बताया ये जा रहा है कि कल सुबह राजधानी पटना से एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद ये तलाशी जारी रहेगी। बीरगांव में बराकर नदी में नाव पलटने से
18 लोग उस पर सवार थे। 4 का सफल रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 14 लोग अभी भी लापता हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। दुर्भाग्यवश अब तक किसी का भी शव बरामद नहीं किया गया है। इस सर्च ऑपरेशन की लापरवाही से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज